Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 13th June 2022. तो इस वीडियो में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. We'll talk about the legislations which are related to online gaming. इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्या लेजिस्लेशंस हैं और ये पूरा का पूरा इशू न्यूज़ में क्यों है, इसे हम डिस्कस करेंगे. फॉलोड बाय इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. इस इंडेक्स की फाइंडिंग्स क्या रही हैं वो हम देखेंगे. एंड देन विल डिस्कस कोल एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2022 एंड 23. इस कोल एक्शन प्लान में मेजर क्या हमारे पास प्लान्स आए हैं, क्या प्रोग्राम है, उसे हम यहाँ पे कवर करेंगे. And also there's a species in news which is Chelonoidis fantasticus. ये एक species जो न्यूज़ में है, इसके बारे में जानेंगे. And lastly we'll talk about AncoVax. So these are some of the important current affairs that we're going to cover in this video. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला टॉपिक ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड है. ना ऑनलाइन गेमिंग का पूरा इशू न्यूज़ में इसलिए आया है बिकॉज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ स्टेप्स लिए हैं बेसिकली टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग. ऑनलाइन गेमिंग के अगेंस्ट एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जा रहा है इन बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ऑनलाइन गेमिंग का जो इशू है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है. दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल because this relates to government policies and intervention. Now सबसे पहले यहाँ पे हमें जानना होगा कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कौन कौन सी लेजिस्लेशंस हैं. तो अगर हम यहाँ पे गेमिंग की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ ले डाउन किया था इन 1957 ड्यूरिंग चमार बॉग वाला केस. और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट जो कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं, द कॉम्पिटिटिव गेम्स ऑफ स्किल्स, these are basically business activities which are protected under Article 19 of our Constitution. तो ये जो competitive games of skills हैं these are business activities और हमारा जो Article 19 है उसके तहत ये protected है. And therefore जो रमी है और जो horse racing है इसको भी कोर्ट ने क्लासीफाई किया that these games are also games of skill and they do not come under the purview of gaming laws. नाउ जब भी हम बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग की तो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ आती है अबाउट द बेटिंग एंड गैम्बलिंग. नाउ अगर हम यहाँ पे गैम्बलिंग की बात करें तो दिस इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस इन इंडिया. बेटिंग और गैम्बलिंग बेसिकली स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, इसे स्टेट इसके ऊपर लॉ बना सकती है. तो दिस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट एंड दे हैव बीन मेंशन्ड इन डिटेल इन द 7th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम इसको सिंपली समझें तो स्टेट गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है अबाउट कि उस स्टेट के अंदर जो बेटिंग हो रही है, जो गैम्बलिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसे रोकने के लिए स्टेट जिस तरह का जो लॉ है वो लेकर आ सकते हैं. सो स्टेट्स कैन ऑल्सो फॉर्मुलेट द स्टेट स्पेसिफिक लॉज एज वेल. तो ये एक बड़ी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो बेटिंग और गैम्बलिंग का जो इशू है ये हमारी स्टेट लिस्ट में आता है और स्टेट अपना खुद की लॉज बना सकते हैं. स्टेट का फुल कंट्रोल है और हाउ टू कंट्रोल द गैम्बलिंग एंड द बेटिंग प्रैक्टिसेस इन द स्टेट. ना इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इंडिया के अंदर हम ऑनलाइन गेमिंग की अगर बात करें सो इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर फैंटेसी स्पोर्ट्स ग्लोबली. एंड इंडिया के अंदर राइट नाउ वी हैव ओवर 13 करोड़ यूज़र्स जो कि डिफरेंट 200 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके अंदर एंगेज रहते हैं. एंड गवर्नमेंट ने ये भी नोट किया है दैट देर आर मैनी पीपल दोज हु आर प्लेइंग ऑनलाइन रमी एज वेल. ये आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसकी एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी कि ऑनलाइन रमी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की जा रही है एंड देर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर एंगेजिंग इन ऑनलाइन रमी ऑल्सो. तो इंडिया के अंदर अब किस तरह से गेम्स को कैटेगराइज किया जाता है, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वो समझने की ज़रूरत है. ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे जो गेम्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ईदर इट इज़ द गेम ऑफ चांस और इट इज़ द गेम ऑफ स्किल. यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं बेटा, गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल. गेम ऑफ चांस मतलब यहाँ पे आप मोर टूवर्ड्स गैम्बलिंग की तरफ जा रहे हैं. ये वो सारी गेम्स हैं जो कि रैंडमली खेली जाती हैं एंड दीज गेम्स आर बेस्ड ऑन अ लक. So the player can play these games without any prior knowledge, without understanding.
सिर्फ लक के बेसिस पे जो गेम्स, बाय चांस के बेसिस पे जो गेम्स खेली जाती हैं, उन्हें यहाँ पे कहा जाता है गेम ऑफ चांस ना। इसके अंदर डाइस गेम्स जो हैं, आपको स्किल नहीं चाहिए, यू आर जस्ट रोलिंग द डाइस। क्या नंबर आता है वो लक पे डिपेंड करता है, बाय चांस डिपेंड करता है, पिकिंग अप अ नंबर। जो इस तरह की गेम्स हैं, दीज आर गेम ऑफ चांस। एंड याद रखिएगा, इंडिया के अंदर जो गेम ऑफ चांसेस हैं, दीज गेम्स आर कंसिडर्ड इलीगल इन इंडिया। द गेम ऑफ चांस जो कि गैम्बलिंग नेचर की हो, ये नहीं कि आप घर पे बैठे लूडो खेल रहे हो एंड वो इलीगल है। नो, when it comes about gambling in that, gambling in terms of this game of chances, that is illegal in India. नेक्स्ट आता है गेमिंग। जब हम गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग में आती है गेम ऑफ स्किल ना। गेम ऑफ स्किल में वो सभी गेम्स आ जाती हैं विच आर प्लेड बाय अ प्लेयर, और उन गेम्स को खेलने के लिए प्लेयर को कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड दैट पर्सन विल एक्वायर स्किल्स, चाहे वो एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग हो, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड गेम हो, कैपेबिलिटी के ऊपर बेस्ड गेम्स हो। कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जिनको खेलने के लिए कुछ इनिशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो सच गेम्स दे आर कंसिडर्ड लीगल बाय मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। जो गेम ऑफ स्किल है उसे मोस्टली स्टेट्स के अंदर इसे लीगल कैटेगरी में डाला जाता है, वेयर एज जो गेम ऑफ चांस है दैट इज़ इलीगल इन इंडिया। तो ये एक बेसिक चीज़ आपने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर समझनी है कि दो तरह की गेम्स आ गई। गेम ऑफ चांस इलीगल है, गेम ऑफ स्किल जिसे गेमिंग कह रहे हैं हम, दैट इज़ कंसिडर्ड लीगल बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो आज हम ऑनलाइन गेमिंग का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग के अगेंस्ट कुछ रेगुलेशंस दी हैं। तो क्या ज़रूरत है इन रेगुलेशंस की? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रेगुलेशंस दैट वी नीड टू नो। देखिए, जब भी हम ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं तो बड़ा इशू जो यहाँ से आता है निकल के, दैट इज़ एडिक्शन इश्यूज़। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि ये बिलीव करते हैं कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं जैसे कि रमी, पोकर, दीज आर वेरी एडिक्टिव इन मैनर, एंड जब ये खेली जाती है स्पेशली बाय कीपिंग मॉनिटरी स्टेक्स, तो इसकी वजह से और भी बहुत सारे इश्यूज़ अराइज होते हैं। देर आर सम पर्सनस आर गेटिंग एडिक्टेड टू द वर्चुअल गेम्स, एंड एडिक्शन के साथ साथ नाउ दे आर लूजिंग मनी एंड देन दे फॉल इनटू अ डेट ट्रैप, एंड जिसके बाद इवन द केस कैन गो कि जो विक्टिम है वो समटाइम्स अपनी खुद की जान ले लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस। एडिक्शन इतनी बुरी लग चुकी है दैट दे कांट हेल्प देमसेल्फ एंड दे आर जस्ट प्लेइंग दैट गेम एंड दे आर लूजिंग देयर मनी एंड देन दे आर फॉलोइंग इनटू दिस डेट ट्रैप, एंड अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ देम सम ऑफ देम रादर दे टेक देयर ओन लाइफ। सो स्टडीज़ ये शो करती हैं कि ऑनलाइन गेम्स जो एडिक्टिव हैं, स्पेशली फॉर दोज विच रियली इन्वॉल्व स्किल एंड मेयर ट्रिक्स, वहाँ पे जो एडिक्शन है दैट इज़ मोर। तो पहला इशू इनकी रेगुलेशन के लिए जो ज़रूरत है दैट इज़ टू डील विद दिस एडिक्शन इशू। एंड हम ये न्यूज़ सुनते रहते हैं, वी हैव सीन कि कब कब हम नहीं सुनते कि कोई बच्चा था, कोई XYZ गेम खेल रहा था, उनके पेरेंट्स ने मना किया वो गेम खेलने के लिए। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि द किड किल्ड हिज मदर बिकॉज मदर ने अलाउ नहीं किया गेम खेलने के लिए। तो अलग अलग तरह की हम सोसाइटी में एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि किस तरह जो ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन की वजह से और क्या क्या निकल के आ रहा है। Therefore, second thing comes is the social risk. Now, जो youngsters हैं, they are fully under the social risk category. अब वो debt ले रहे हैं because they are betting, they are gambling in the online games and they are losing their money. And जिसके चलते they commit crime like they do theft or murder. ये सब crimes का जो rate है वो बढ़ना शुरू हो गया है। हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते रहते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास कुछ वेबसाइट्स भी ऐसे हैं जो कि काफ़ी मैनिपुलेटिव होती हैं। एक्सपर्ट्स दे बिलीव दैट कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं दे आर बेसिकली ससेप्टेबल टू मैनिपुलेशन बाय वेबसाइट्स हु आर ऑपरेटिंग सच गेम्स। तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि यूजर्स दे आर नॉट प्लेइंग सच गेम्स अगेंस्ट अदर प्लेयर्स बट दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑटोमेटिक मशीन्स और बॉट्स। तो जिसकी वजह से कोई फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट जो बॉट, तो आप किसी ऑर्डिनरी यूज़र के साथ नहीं खेल रहे हैं, यू आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट समबडी स्किल, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑटोमेटिक मशीन। सो देर इज़ नो फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर एन ऑर्डिनरी यूज़र टू विन द गेम एंड देयरफॉर दे लूज इट एंड अगेन दे फॉल इनटू दैट डेट ट्रैप।
तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसके चलते ऑनलाइन गेमिंग की रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। बट फिर यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म भी आ जाता है। नाउ एक क्रिटिसिज्म तो ये है कि वी टेंड टू मिक्स द गेम ऑफ स्किल्स एंड द गेम ऑफ चांस। दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी ग्राउंड जिसके ऊपर बेस्ड केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु दे आर फ्रेमिंग देयर लॉज, वो अपने गेमिंग लॉज बना रहे हैं। एंड इसी चीज़ के बेसिस पे कि भाई ये जो स्टेट्स हैं वो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को मिक्स कर रहे हैं, एंड देयरफॉर दे आर चैलेंज्ड ऑल्सो। क्योंकि एज वी जस्ट डिस्कस, हमने पहले डिस्कस किया कि जो गेम ऑफ स्किल है दैट इज़ लीगल, वेर एज गेम ऑफ चांस इज़ इलीगल। लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है, रेगुलेशंस की बात आती है, कहीं ना कहीं गेम ऑफ स्किल्स को मिक्स कर दिया जाता है विद गेम्स ऑफ चांस। ऑल्सो अब ये जो रमी है, हॉर्स रेसिंग है, दे आर क्लासिफाइड बाय द कोर्ट एज गेम ऑफ स्किल, सो डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ गेमिंग लॉज। तो पहला बड़ी चीज़ तो यहाँ पे ये आती है। सेकेंड इज़, ये आर्ग्यू किया जाता है कि इस पर्टिकुलर स्फेयर में स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है वो कम है टू प्रोहिबिट गेम ऑफ स्किल एंड द ओनली गेम ऑफ चांस दिस कैन बी रेगुलेटेड फॉर द गैम्बलिंग एंड बेटिंग। इस तरह के इश्यूज़ में फ़िलहाल स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है वो कब थोड़ी कम देखने के लिए मिलती है। इसके बाद जो इशू आता है कि ब्लैंकेट बैन कर दो, आउटराइटली जो ऑनलाइन गेम्स हैं इनको बैन कर दो, विद और विदाउट स्टेक्स। तो ये चीज़ भी यहाँ पे बड़ा क्रिटिसिज्म लेकर आती है, बिकॉज 2017 में तेलंगाना वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने अपनी ऑनलाइन गेम्स फॉर स्टेक्स को बैन कर दिया था। एंड इसे उन्होंने किया बिकॉज कहा गया कि यहाँ पे इलीगल और अंडरग्राउंड ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स चल रही हैं, and most of these apps they originate from China and some other foreign countries, and they accept payments from the player through dummy companies और हवाला चैनल्स। तो जिसके चलते तेलंगाना में इस तरह की जो ऑनलाइन गेम्स थी जो कि स्टेक्स के ऊपर बेस्ड थी उनको बैन कर दिया गया। एंड इसे लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और जो लोकल साइबर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी ट्राई किया कि इस तरह की जो एप्स हैं जो कि इस तरह की डमी कंपनीज़ के थ्रू पेमेंट्स ले रही हैं या फिर जहाँ पे हवाला चैनल्स हैं, इन सब को यहाँ पे रेगुलेट किया जाए। देन कम्स द लॉस ऑफ रेवेन्यू। देखिए, अगर आप जो यूज़र्स हैं उनको शिफ्ट करेंगे टू ग्रे और इलीगल शोर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एप्स, इससे आपको लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू देखने के लिए मिलेगा। कोई भी अगर ऑनलाइन गेमिंग आती है तो इससे कहीं ना कहीं लोकल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, एंड दे आर एबल टू रेमेडीज़ फॉर एनी अनफेयर बिहेवियर और टू रिफ्यूज़ल टू पे आउट द विनिंग्स। तो अगर आप स्टेट इसे पूरे तरीके से बैन कर देगी तो यूज़र्स शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द इलीगल ऑफशोर ऑनलाइन गेम्स। तो इससे जो टैक्स रेवेन्यू स्टेट को मिलने वाला था वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ना ये जो सारा इशू हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कर्नाटकाज लेजिस्लेशन ऑन द ऑनलाइन गेमिंग। तो कर्नाटका हाई कोर्ट का इस पूरे इशू को लेकर क्या स्टैंड है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि रमी, हॉर्स फैंटेसी स्पोर्ट्स और जो हॉर्स रेसिंग के ऊपर जो बेटिंग की जाती है, दिस इज़ बेसिकली द गेम ऑफ स्किल। एंड हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसी ऑनलाइन गेम जो कि बेसिकली स्किल गेम है, जिसमें स्किल इन्वॉल्व होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस गेम के अंदर मनी स्टेक पे है या नहीं, दैट गेम इन्जॉयज प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि गैम्बलिंग और बेटिंग को अवेलेबल नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ऑनलाइन गेम्स जो हैं इट बेसिकली कुड हेल्प टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। इससे ऑनलाइन गेम्स को एंजॉय करना दिस कुड फॉल विद इन द कंट्रोल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू लिबर्टी एंड प्राइवेसी विच इज़ गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो लास्टली हम यही कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं इनकी जो रेगुलेशन की जा रही है दैट शुड बी डन इन अ बेटर एंड अ प्रोपोर्शनेट मैनर। इंस्टेड ऑफ हैविंग एन आउटराइट बैन ऑन द ऑनलाइन गेम्स, एक प्रोपोर्शनेट मैनर के थ्रू इनको रेगुलेट करना चाहिए। एंड वन कुड लुक एट द लाइसेंसिंग और रेगुलेटिंग द इंडस्ट्री, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लेकर आए जाएँ, जैसे कि बिल्कुल डिलीजेंट KYC नॉर्म्स आएँ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेसेस किस तरह इन गेम्स में आने चाहिए इसको प्रमोट किया जाए। दे शुड बेयर ऑफ द माइनर्स फ्रॉम द फॉर असेसिंग द रियल मनी गेम्स। और कुछ वीकली या मंथली लिमिट्स रखी जा सकती हैं कि कितना मनी स्टेक पे रखा जा सकता है या फिर कितना स्पेंड किया जा सकता है। प्लस अगर लगता है कोई एडिक्टिव प्लेयर है तो उनकी काउंसलिंग की जाए। दे शुड बी सेल्फ एक्सक्लूजन ऑफ सच प्लेयर्स एज वेल।
तो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का जो पोटेंशियल है हमें वो रियलाइज़ करना होगा। एंड फॉर दैट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट हैं, इनको इकट्ठे इस पूरे प्रॉपर वे में आना होगा विद द कंसल्टेशन विद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एज वेल, कि जो भी इश्यूज़ हैं उनको एक डिटेल गाइडलाइंस के थ्रू ड्रा आउट किया जाए एंड देन इट शुड बी लेफ्ट ओपन फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि वो अपने न्यू लेजिस्लेशंस लेकर आएँ हाउ टू डील विद बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन अकॉर्डिंग्स टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन पैरामीटर्स को जो कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में यूज़ किए गए हैं, उन पैरामीटर्स को क्वेश्चन किया है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स न्यूज़ में आया है। तो विल लर्न अबाउट इट। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नाउ सबसे पहले इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है, जिनको कंट्रीज़, जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है कि वहाँ पे किस तरह की इन्वायरमेंटल हेल्थ है, तो दैट इज़ यूज टू रैंक द कंट्रीज़। ये एक बाई एनुअल इंडेक्स है, 2 साल में एक बार आता है, और ये पहली बार 2002 में स्टार्ट किया गया था एज द इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। And this index is released by World Economic Forum in collaboration with Yale Center for Environmental Law and Policy and Columbia University Center for International Health and Information Network. आपने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एजेंसी याद रखनी है, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पहली चीज़, वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल हेल्थ। कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक बाई एनुअल इंडेक्स है। पहले जब इसको स्टार्ट किया गया था तब इसका नेम था इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। अच्छा, अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि इस इंडेक्स में जो डाटा रिलीज़ किया गया था, इसमें क्या क्या मेजर फाइंडिंग्स थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स यहाँ पे 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया था एंड इन इंडिकेटर्स को 11 कैटेगरीज में डाला गया था, जिसके थ्रू 180 कंट्रीज़ को रैंक दिया गया थे। जो 40 इंडिकेटर्स थे उनको जिन ब्रॉड कैटेगरीज में डाला गया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंटल हेल्थ या फिर इकोसिस्टम वाइटैलिटी, इन 3 कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज और आएंगी। तो ये 40 पैरामीटर्स इनके अंदर आ गए कि क्लाइमेट चेंज को लेकर परफॉर्मेंस कैसी है, इन्वायरमेंटल हेल्थ कैसा है और इकोसिस्टम की वाइटैलिटी कैसी है। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज थी जिनके अंदर ये 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आए। जो इस बार का जो हमारा इंडेक्स रहा है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इसमें कुछ न्यू पैरामीटर्स भी यूज़ किए गए थे टुवर्ड्स इट्स अर्लियर असेसमेंट एज वेल, जिसके अंदर ये शो किया गया कि जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरह प्रोग्रेस कर रही हैं टुवर्ड्स द नेट ज़ीरो एमिशन इन 2050। हमारा जो नेट ज़ीरो एमिशन 2050 का गोल है, उसके तहत किस तरह कंट्रीज़ अपनी अपनी प्रोग्रेस कर रही हैं। इस न्यू पैरामीटर्स के अंदर एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स भी इंक्लूड किए गए, सस्टेनेबल पेस्टिसाइड यूज़, ये कुछ पैरामीटर्स थे जो कि पहली बार हमारा जो इस साल का API है इसके अंदर यूज़ किए गए। नाउ इस रिपोर्ट में जो रीसेंट डाटा था वो लिया गया एंड इस इंडिकेटर्स में देखा गया कि हाउ कंट्रीज़ दे आर मीटिंग देयर इंटरनेशनली एस्टैब्लिश्ड सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स। जो भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं उसे लेकर कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं। इस इंडेक्स में टॉप किया डेनमार्क ने एंड डेनमार्क का स्कोर था 77.9। ना यहाँ पे आप इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स देख सकते हैं एंड इंडिया को इस इंडेक्स में 180th रैंक दिया गया, लोएस्ट रैंक। इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया, जिसमें से इंडिया का जो रैंक था दैट वाज 180। एंड अगर हम यहाँ पे हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ को देखें तो अफ़गानिस्तान को 81 रैंक दिया गया, श्रीलंका 132, चाइना 160, नेपाल 162 एंड पाकिस्तान का भी रैंक यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान को भी 176 रैंक दिया गया, बांग्लादेश 177 एंड देन इंडिया एट द बॉटम रैंक ऑफ 180। तो इसे लेकर अब इंडिया ने जो पैरामीटर्स हैं उसे लेकर ऑब्जेक्शन की है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 180 दिया गया था और जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क के बाद UK, फिनलैंड
Malta and Sweden, these are the top 5 countries according to the Environment Performance Index. यहाँ पे इंडिया के जो बाकी आप पैरामीटर्स देखें, बायोडाइवर्सिटी लेवल पे कितना लो रैंक दिया गया है, प्रोटेक्टेड एरियाज, स्पीशीज़ प्रोटेक्शन, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट पॉलिसी, इकोसिस्टम वाइटलिटी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स, PM 2.5, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के अंदर इंडिया का जो रैंकिंग है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा लो है। बायोडाइवर्सिटी में तो 179 रैंक दिया गया, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में 177 रैंक दिया गया, जिसके तहत इंडिया को बॉटम कंट्री परफॉर्मेंस इस इंडेक्स में शो किया गया। अगर हम सम अप करें तो इंडिया को यहाँ पे बॉटम पोजीशन दी गई एंड जो हमारा टोटल स्कोर था दैट वाज 18.9 एंड इंडिया का इससे पहले जो रैंक था दैट वाज 168 एंड 2020 में 168 रैंक था। बाय एनुअल ये इंडेक्स है और 2022 में इसे 180 रैंक पे डाल दिया गया एंड नाउ एज वी सी कि इंडिया पूरे के पूरे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी सबसे लास्ट में आता है एज द पुअरेस्ट परफॉर्मर। इंडिया के जो नंबर्स हैं हमने अभी देखे, डिस्कस किए कि डिफरेंट इंडिकेटर्स में भी इंडिया को बॉटम लिस्ट पे ही डाला गया। बिकॉज इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को 180th रैंक दिया गया, तो इंडिया की परफॉर्मेंस को देखते हुए नाउ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो इंडिकेटर्स यूज़ किए गए थे फॉर असेसमेंट they are based on unfounded assumptions. So now Government of India has raised objection to the Environment Performance Index. जो इश्यूज़ यहाँ पे रेज़ किए गए हैं, जैसे कि कहा गया है कि जो इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं these were extrapolated and they were based on unscientific methods. ये भी कहा गया कि जो बेसलाइन डाटा है वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, किस तरह से कौन कौन से इंडिकेटर्स को कितनी वेटेज दी गई है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देर आर सम शिफ्ट्स इन दी वेटेज ऑफ द इंडिकेटर, जैसे कि अगर ब्लैक कार्बन ग्रोथ की बात करें तो इंडिया ने इसमें सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है, लेकिन उस पर्टिकुलर इंडिकेटर की जो वेटेज है वो रिड्यूस कर दी गई है, जिसकी वजह से इंडिया का रैंक अगेन कम रहता है। किस तरह ग्रीन हाउस गैस की प्रोजेक्शन की कैलकुलेशंस की गई हैं, जो नेट ज़ीरो गोल्स हैं किस तरह उसमें डेवलपमेंट हो रही है, उसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में 2050 तक नेट ज़ीरो गोल के हिसाब से कैलकुलेशन की गई है, लेकिन इंडिया का जो टारगेट है दैट इज़ टू अचीव द नेट ज़ीरो टारगेट फॉर 2070। तो 2050 तक का टारगेट नहीं है हमारा, 2070 का टारगेट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं की गई हैं। सो देर आर सम इश्यूज़ जो कि इंडिया ने रेज़ किए हैं टुवर्ड्स दिस रिपोर्ट, कि यहाँ पे जो कार्बन सिंक्स हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज मिटिगेट होंगे, कि जो फॉरेस्ट हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनकी इम्प्रूवमेंट को भी यहाँ पे अकाउंट में नहीं लिया गया है। ऑल्सो इंडिया की जो लो एमिशन ट्रेजेक्ट्री है, अगर हम देखें पर कैपिटा हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कंपैरेटिवली लो है, लेकिन इस इंडिकेटर को लो वेटेज दी गई और यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि हिस्टोरिकल जो उनकी ट्रेजेक्ट्री रही है उसे यहाँ पे कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं जिसको इंडिया ऑब्जेक्ट कर रहा है, एंड अपनी जो यहाँ पे 180th रैंक जो इंडिया को दिया गया है उसे लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को ऑब्जेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ फाइनलाइज्ड एन एक्शन प्लान फॉर कोल फॉर 2022 एंड 2023। हमारे पास कोल एक्शन प्लान आ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इस एक्शन प्लान को फाइनलाइज कर दिया है। नाउ कोल को लेकर यहाँ पे हमारे पास इस एक्शन प्लान में डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर फोकस किया गया, जैसे कि ग्रे हाइड्रोजन, एनर्जी ट्रांजिशन कैसे होगी, दे शुड बी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कोल माइंस एंड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कोल इवैक्यूएशन को लेकर यहाँ पे फोकस किया गया है। सो देर आर डिफरेंट एरियाज़ जिसके ऊपर इस एक्शन प्लान में ब्रॉडली फोकस किया गया है। अगैन डिफरेंट एरियाज़, कोल टू केमिकल कैसे आएगा, फ्यूचरिस्टिक एजेंडाज़ क्या रहेंगे हमारे, कोल प्राइसिंग रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए, तो ये सब कोल एक्शन प्लान में इन एरियाज़ को कवर किया गया है। ना अगर डिटेल में समझें तो ये जो कोल एक्शन प्लान आया है दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम कि इस तरह का कोई एजेंडा डॉक्यूमेंट आया है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, जिसमें पूरा का पूरा कंपाइलेशन दिया गया है,
जो सीनियर फंक्शनरीज़ हैं उनको ये प्रोवाइड किया गया है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं डिफरेंट डिफरेंट फोकस एरियाज़ में, किस तरह से मॉनिटर करना है, कि कैसा अप्रेजल रहने वाला है। दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम कि इस तरह का एजेंडा डॉक्यूमेंट दिया गया है। जो एरियाज़ यहाँ पे कवर किए गए हैं उन सभी एरियाज़ में जो रिफॉर्म्स हैं वो किए जाएंगे। जो स्टेप ऑफ रिफॉर्म्स हुए भी हैं इन लास्ट फ्यू ईयर्स, तो उनको भी यहाँ पे रैम्प अप करने की बात की गई है। देर आर डायरेक्शंस दैट आर गिवन कि जो एग्जिस्टिंग एरियाज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं, उनको किस तरह उनकी तरफ किस तरह हमें मूव करना होगा, हाउ टू यूज़ सम टेक्नोलॉजीज़, हमें किस तरह से हमारा जो कोल सेक्टर है इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो यहाँ पे अचीव करना होगा। अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर एजेंडा के हिसाब से जो इस बार भी कंटिन्यू रहा है, एक तो कोकिंग कोल स्ट्रैटेजी यहाँ पे कंटिन्यूड रही है, कोल प्राइसिंग रिफॉर्म यहाँ पे सेम फोकस पे रहा है, और जो हमारे फ्यूचरिस्टिक एजेंडाज़ हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, मीडिया कंपेन, कोल टू केमिकल, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द CSR एक्टिविटीज़, वो सब इस साल भी कंटिन्यू की गई है। अब इस एक्शन प्लान का देखिए सिग्निफिकेंस क्या है। ये एक्शन प्लान हमारा जो कोल सेक्टर है उसे पूरा एक तरह से गाइडेंस दे रहा है, एक तरह से स्टीयर कर रहा है इनटू द न्यू टेक्नोलॉजीज़। जो कोर कॉम्पिटेंस इश्यूज़ हैं उनको फोकस किया जा रहा है, कैसे प्रोडक्शन टारगेट बढ़ाया जाए उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, कॉम्पिटेंस बढ़ाई जा रही है। ऑल्सो जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रोस्पेक्टस भी इस पर्टिकुलर एक्शन प्लान में कंसिडर किया गया है। प्लस किस तरह हम हमारा जो थर्मल कोल का जो इम्पोर्ट है उसे मिनिमाइज़ करें, एंड हाउ टू मेक आवर कंट्री आत्मनिर्भर इन द कोल सेक्टर एज वेल। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्शन प्लान। अब यहाँ पे जो कोल सेक्टर के इश्यूज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली तो जो इशू आता है दैट इज़ द अनफेयर कोल ब्लॉक एलोकेशन। इसे लेकर हमारे पास कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट आया 1973 का। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो प्राइवेट कंपनीज़ थी उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो कोई भी जो माइन है उसे सेल कर सकते हैं टू एनी थर्ड पार्टी, एंड देयरफॉर जो कैप्टिव माइनिंग थी वो कुछ ही स्पेसिफाइड एंड यूजर्स थे उनके पास थी। लेकिन फिर कुछ पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ आई और जिन्होंने कहा कि जो कोल सेक्टर है इसे ओपन अप करना होगा टू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज वेल। बट इट इज़ सिंपली नॉट लॉजिकल टू कीप द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द कोल सेक्टर, जिसके बाद इस प्राइवेट कंपनीज़ को पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब में एलोकेशन अलाउ किया गया। सो अभी भी ये डिमांड है कि ये जो 1973 का कोल माइंस का जो एक्ट है जिसके थ्रू प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ नहीं किया गया कि वो थर्ड पार्टी को सेल पे दे सके अपनी जो कोल माइंस हैं, इसे यहाँ पे अलाउ करना होगा ताकि जो अनफेयर कोल ब्लॉक एलोकेशन का जो इशू है वो यहाँ पे सॉल्व हो सके। उसके बाद एक बड़ा इशू आता है दैट इज़ द इशू ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग। 15% हमारे इंडिया की जो कोल प्रोडक्शन है वो अंडरग्राउंड माइंस के थ्रू होती है। नाउ हमारा एम है कि जो टोटल कोल प्रोडक्शन है वो कुछ 30% पहुँचे फ्रॉम द अंडरग्राउंड माइन बाय 2030। फ़िलहाल 15% अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है, 2030 तक हम इसको 30% पे ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के तौर पे हो, लैंड एक्विजिशन के तौर पे हो, तो इन सब को लेकर काफ़ी सीरियस एफर्ट्स करने होंगे टू मेक श्योर कि हमारे पास एक अंडरग्राउंड प्रोडक्शन जो है वो आ सके, एंड ऑल्सो बाय फोकसिंग ऑन द लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी कि उस एरिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी मेंटेन रहे और ज़्यादा फॉरेस्ट क्लियरेंसेस और जो लैंड एक्विजिशन की जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो सके। एंड देन द नेक्स्ट इशू कम्स इन टर्म्स ऑफ कोल रेगुलेशन एंड प्राइसिंग। सी, इंडिया हैज़ 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो पोटेंशियल है फॉर पावर एक्सपेंशन वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड फॉर दैट वी इवन एक्सपैंड आवर पावर एक्सपेंशन प्लान्स बाय फ्यूलिंग अप बाय द कोल ओनली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे पास अभी तक कोई भी कोल रेगुलेटर नहीं है। तो 2008 में ये आइडिया भी आया दैट देयर शुड बी अ कोल रेगुलेटरी अथॉरिटी, बट इट कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजंस। तो एक तो कोल रेगुलेशन अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए, प्लस अभी हमने देखा कि जो कोल सेक्टर के अंदर जो शॉर्टेज है ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत रेगुलरली फेस करने के लिए हम देखते हैं। सी, वी आर पुशिंग इंडिया टूवर्ड्स ग्रीन एरिया, बट वी कैन नॉट लीव द कोल सेक्टर बिहाइंड। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से हम कोल सेक्टर को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। तो जो कोल शॉर्टेज का जो इशू है उसे भी हमें यहाँ पे देखना होगा। प्लस
जैसे कि अभी हमने कहा कि इंडिया में 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं, बट स्टिल हम 170 मिलियन टन्स कोल का हमेशा इंपोर्ट करते हैं। तो इसे भी हमें यहाँ पे प्लग इन करना होगा इस पर्टिकुलर लेवल पे। एंड फॉर दिस वी हैव सम गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल। मिनिस्ट्री ने द कोकिंग कोल मिशन लॉन्च किया था, बेसिकली टू एनहांस द कोकिंग कोल प्रोडक्शन फ्रॉम 45 मिलियन टन टू 140 मिलियन टन। तो जिसके अंदर हमारे पास कोकिंग कोल मिशन यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। देन वी हैव मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट टू 2020, जिसके अंदर जो कोल ब्लॉक्स हैं उनकी एलोकेशन में अमेंडमेंट दी जा रही है। फॉर कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज, PL कम ML, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस अलॉन्ग विद माइनिंग लीज। तो इससे जो अवेलेबल इन्वेंट्रीज़ हैं कोल या लिग्नाइट ब्लॉक्स की, उनकी जो ऑक्शन है उसमें हेल्प हो पाएगी, वो इंक्रीज़ हो पाएगा। गवर्नमेंट का एम ये है दैट बाय द ईयर 23 एंड 24 हमारी जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हो दैट शुड इंक्रीज टू 1.2 बिलियन मेट्रिक टन्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देयरफॉर कम्स द कोल एक्शन प्लान। अब देखिए, इंडिया के लिए कोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। कोल को आप डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंटेंट। फोर क्लासिफिकेशंस आप कर सकते हैं। वन इज़ एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी कोल है। इसमें 80 to 95% आपको कार्बन कंटेंट मिलेगा और इसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। तो कार्बन कंटेंट भी इतना है और कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे ज़्यादा हाई है। इंडिया में एंथ्रासाइट बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में मिलता है। कुछ पैचेस में आपको ये जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाएगा। एंथ्रासाइट के बाद सेकंड नंबर पे आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में कुछ 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है। इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम है एंड इट बहुत वाइडली इसको यूज़ किया जाता है और प्लस इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी हाई है। इंडिया में आपको बिटुमिनस भी मिल जाएगा जो आपकी सेंट्रल इंडिया की बेल्ट है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ पे आपको बिटुमिनस मिलेगा। देन आता है लिग्नाइट, इसे ब्राउन कोल भी बोल देते हैं। इसमें 40 to 55% कार्बन कंटेंट होता है, लेकिन साथ ही में मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जब आप कोल को बर्न करोगे तो यहाँ से स्मोक निकलता है, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है उतनी ही। ये आपको राजस्थान, आसाम, तमिलनाडु, वहाँ पे आपको लिग्नाइट मिल जाएगा। एंड सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है पीट। इसमें लेस देन 40% कार्बन कंटेंट होता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है और ये लकड़ी के जैसे बर्न होता है। जैसे आप लकड़ी को आग लगाते हो जितना स्मोक निकलता है, जितनी इनकम्प्लीट कंबस्टन आपको मिलती है, वैसी ही सेम कंबस्टन आपको पीट की मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट स्पीशी इन न्यूज़ विच इज़ चिलेनोइडस फैंटास्टिकस। सो देयर इज़ अ स्पीशी ऑफ टर्टल जिसे फेर्नांडा कहा जाता है। These turtles are named after Fernandina Island, and it was believed that the Fernanda turtle they extinct around 100 years ago. लेकिन इनकी रीडिस्कवरी हुई है। Researchers have now confirmed in a paper, Nature Communications Biology, the rediscovery of a species named as Fernanda. सो ये जो टर्टल है इट बिलोंग्स टू खिलोनॉइडस फैंटास्टिकस एंड ये जो इसका मतलब अगर हम देखें इट मीन्स अ फैंटास्टिक जाइंट टर्टॉइज। कॉमनली इसे फेर्नांडिना आइलैंड गैलापागोस गाइन टर्टॉइज भी बोल दिया जाता है। इट इज़ ये जो मिला है हमें, इट्स अ फार नोन अ सिंगल इंडिविजुअल जो कि 1906 में कलेक्ट किया गया था। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सैडल बैक टॉर्टॉइज है। दे हैव अडॉप्टेड टू ब्राउजिंग ऑन द हायर वेजिटेशन, जैसे कहीं पे ऑप्शिया ट्रीज़ हैं तो वहाँ पे अपने आप को ये अडेप्ट कर चुके हैं। एंड ये जो फेर्नांडिना हैबिटेट है इट्स अ वेरी ड्राई एंड ज़ेरिक बुश लैंड जो कि बहुत ही लो एलिवेशंस पे प्रेजेंट हैं। बट ये जो हैबिटेट है ये मोस्टली डिस्ट्रॉय हो चुका है बिकॉज ऑफ द लावा एक्टिविटी ओवर देयर। एंड बहुत ही हाई क्वालिटी का जो हैबिटेट है बहुत ही स्मॉल पैचेस में प्रेजेंट है जो कि बहुत ही बेसिक है और बहुत ही हाई एलिवेशंस पे है। एंड देयरफॉर अब देखो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया है एंड देयरफॉर अगर हम इसका IUCN स्टेटस देखें दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
लास्टली कम्स एंकोवैक्स. एंकोवैक्स न्यूज़ में है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इंडिया की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, जिसको एंकोवैक्स कहा जा रहा है, एनिमल्स के लिए रिलीज़ की है. सो एंकोवैक्स इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स. So this vaccine can be used in dogs, lions, leopards, mice and rabbits. ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो कि डेवलप की गई है बाय यूजिंग द इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ डेल्टा वेरिएंट. एंड दिस कैन बी इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज एल हाइड्रोजन एज एन एडजुवेंट टू बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोविड-19. ये हमारी पहली ऐसी कोविड-19 वैक्सीन है जो कि एनिमल्स के लिए डेवलप की गई है. हाउएवर ये रिपोर्ट्स आई हैं रशिया से लास्ट ईयर कि वहाँ पे भी एनिमल्स के लिए वैक्सीन्स डेवलप की गई थी. सो इट कैन प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम डेल्टा वेरिएंट, फ्रॉम ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19. एंड द एम ऑफ दिस वैक्सीन इज़ कि हमारे जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, स्पेसिफिकली लायन एंड टाइगर्स, हम उनको बचा सके फ्रॉम दिस पैंडमिक. सो सिग्निफिकेंस इज़ क्लियर. देर आर सम रिपोर्ट्स कि कुछ एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स, यहाँ उनको भी कोविड-19 इन्फेक्शन आ रहा है, वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही थी. सो द एनिमल्स विच आर इन जू दे कैन बी प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज वैक्सीन. एंड इससे इवन जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.